इस वक्त नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अजीत पवार के साथ हादसा या साजिश विमान क्रैश में एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि आज सुबह सुबह जो दुखद खबर आई महाराष्ट्र से, डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में परिवार है शोक में। अब सवाल यह है कि जिस तरह से अचानक यह घटना घटी है और जो राजनीतिक उठापटक थे महाराष्ट्र के अंदर, उससे यह बात करने पर, चर्चा करने पर जरूर कहना पड़ रहा है कि साजिश तो नहीं हुआ है, और साजिश किया तो किसने किया। और अजीत पवार बारामती जाया करते थे, आज भी बारामती में उनका कार्यक्रम था। उनकी पत्नी, बहन सुप्रिया सुले और चाचा शरद पवार सब दिल्ली में थे। आज से पार्लियामेंट चालू होना था, लेकिन यह हादसा घटा और हादसा घटने के बाद सबको आनंद फानंद में वहां पहुंचना पड़ रहा है। पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के अंदर उठापटक इस बात को भी लेकर के है, और सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार घर वापसी करने वाले थे। एनसीपी, जो 2 एनसीपी टूटी हुई है, वह एनसीपी एक होने वाली थी। दोनों परिवार फिर एक होने वाले थे, चाचा भतीजा। अब ऐसे में इसका फायदा किसको हो सकता है, यह थोड़ा राजनीतिक भी है, लेकिन इस पर चर्चा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, वह सरकार बहुमत की नहीं है। अजीत पवार या एकनाथ शिंदे, दोनों में एक की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव में परिणाम सही न आने के कारण अजीत पवार को बोझ समझने लगी थी भारतीय जनता पार्टी। तो अभी हाल ही के दिनों में जो बीएमसी को लेकर के एकनाथ शिंदे ने सवाल खड़े किए कि मेयर पद को लेकर के, ऐसे में अजीत पवार राज्य की सरकार बचाने में कारगर साबित हो सकते थे और एकनाथ शिंदे चले जाए तो। लेकिन अजीत पवार को इसलिए बोझ समझने लगी थी भारतीय जनता पार्टी की, सोच करके कि तोड़ भी लेंगे और दूसरी चीज एकनाथ शिंदे से बार्गेनिंग भी कर लेंगे। यह भी एक एंगल इसका था। अब अजीत पवार के ना रहने से किसको फायदा हो सकता है इसका? अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा, क्योंकि यह हमारी ड्यूटी है कि आप दर्शकों तक उस सच्चाई को मैं पहुंचाऊं। जैसा मैंने हेडिंग दिया कि अजीत पवार के साथ हादसा या साजिश विमान क्रैश में, यह यूं ही नहीं दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है जो आप दर्शकों को मैं बताने जा रहा हूं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अजीत पवार का हाल ही के दिनों में दिए गए बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे में छोड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े घोटाले का सबूत कुछ अजीत पवार के पास लगा था, जो अजीत पवार लगातार महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी कहे थे, और ईडी का जब छापा उनके आईटी सेल दफ्तर में पड़ा था अजीत पवार के, एनसीपी के, तभी भी अजीत पवार ने कहा था। और कहा जा रहा है कि अभी हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा सबूत लगा अजीत पवार के हाथ। यह पूरी तरह से चर्चा का विषय है, और उन्होंने कहा भी था कि अगर हमें फंसाने की साजिश की गई तो हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, हम इनको बताने के लिए, इनके लिए। अजीत पवार के ऊपर इसीलिए जो 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी कभी उसका जिक्र नहीं करती थी। तो पिछले दिनों अजीत पवार ने यह कहा था कि अगर मैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज हूं तो हमें जेल में डाले, क्यों डिप्टी सीएम बना के रखे हुए हैं। इसका मतलब सिर्फ राजनीति के लिए इन लोगों ने आरोप लगाया। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अजीत पवार की वापस ईडी ने कर दी थी, जो सीज की थी, और क्लीन चिट भी दे दिया था। अब ऐसे में जिस घोटाले की बात अजीत पवार कह रहे थे महाराष्ट्र में, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे, और बहुत बड़ा
एक ऐतिहासिक घोटाला था महाराष्ट्र के अंदर, जो आज तक वैसा घोटाला नहीं हुआ। अब आज तक यह घोटाला नहीं हुआ, इतना बड़ा घोटाला, यानी कि राज्य सरकार की चीजें केंद्र तक वह कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, जिससे अफरा तफरी का माहौल था। कहीं उसके तहत साजिश तो नहीं है अजीत पवार के साथ? इस तरह के कयास लगाए जाए। देखिए, मैं यह आरोप एकदम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकता, लेकिन यह कयास अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उससे किसे नुकसान होता? अजीत पवार से। अजीत पवार से ऐसी किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, और बारामती वह अपने क्षेत्र में आ रहे थे, कई कार्यक्रम उनके लगे हुए थे, और प्लेन क्रैश हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का प्लेन बिना चेक किए हुए जाए। तो आखिर इसमें कुछ न कुछ तो बात निकल करके आ रही है। शक करने के लिए देश मजबूर हो रहा है, महाराष्ट्र के लोग मजबूर हो रहे हैं। अब बारामती के अंदर उनके आखिरी दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब यह खबर सुबह हम लोगों ने सुना, मैं भी 10 बजे का प्रोग्राम करने जा रहा था, उसके पहले ही जब मैं यह खबर सुना, तो खबर तो दूसरी करनी थी, लेकिन इस पर चर्चा करना पड़ा, क्योंकि यह शौक देने वाली खबर थी। क्योंकि अचानक जो यह चीजें घटी हैं, यह समझ से परे है। क्योंकि अजीत पवार का प्लेन क्रैश होना, और इसके पहले गुजरात में हुआ था, पूर्व सीएम का हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसमें इंडियन एयरलाइंस और इसमें डिफरेंस था। यह चार्टर्ड प्लेन स्पेशल प्लेन था, जो स्पेशल डिप्टी सीएम को ही लेकर के आ रहा था, कोई पैसेंजर इसमें नहीं था। तो एक राज्य का मालिक वह आ रहा था, तो क्या इसे सुरक्षा चूक मान ले? अगर सुरक्षा चूक माने इसे, कि बिना जांच के यह आया, तो फिर सुरक्षा तो सरकार के हाथ में रहता है। तो सरकार अपने डिप्टी सीएम के साथ में लापरवाही कर रही है, तो यह बात हजम नहीं होती। तो बात हजम नहीं होती तो दूसरा साजिश पर आता है कि साजिश की गई होगी। फिर तो यह साजिश कौन कर सकता है, किसे इस साजिश से फायदा होने वाला है, यह बात आएगी। तो यह बात जब आ रही है, तो इस बात के आने से फिर तो वह चीजें सोचने और सुनने के लिए जरूरी हो जाता है, कहने के लिए कि जिस घोटाले की सबूत अजीत पवार के पास आ गए थे, उससे जिसके खिलाफ सबूत थे उसे डर था। तो वह व्यक्ति कौन है? क्या यह एक बहुत बड़े जांच का विषय नहीं है? लेकिन इस सरकार के ऊपर अगर विश्वास और भरोसा करें तो कैसे करें? कैसे करें बताइए आप दर्शक ही सोचिए, कैसे करें इस सरकार के ऊपर भरोसा? इस सरकार के जांच एजेंसी पर हम कैसे भरोसा करें? आप दर्शक सोचिए कि 42 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे, 300 किलो आरडीएक्स, क्या हुआ आज तक पता चला? उन जवानों के नाम पर नरेंद्र मोदी 2019 का लोकसभा चुनाव जीते, प्रचार प्रसार करके जवानों के नाम वोट मांग रहे थे, लेकिन उन जवानों को इंसाफ मिला क्या? पुलवामा के तहत क्या आज तक वह आतंकवादी पकड़े गए? उसके स्क्रेच भी गलत सरकार ने रिलीज किए, पकड़ी गई तो पीछे हटी। दिल्ली लाल किले पर जो कार ब्लास्ट हुआ था, क्या उसके मिले? आज तक नहीं मिले। तो इस जांच एजेंसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यह जांच एजेंसी कम, दलाल ज्यादा हो गई है। तो अजीत पवार से सबसे बड़े संकट इस सरकार को क्या था, वह मैं थोड़ा शॉर्ट में आप दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि मैं भी सफर में हूं, लेकिन आप दर्शकों तक यह खबर पहुंचानी बहुत जरूरी थी। 12:30 बजे का कार्यक्रम लेट हो गया करने में, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहूंगा मैं। लेकिन मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब बड़ी ध्यान से और थोड़ी सी सुनिए आप। अजीत पवार ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, उससे दिल्ली की कुर्सी हिल सकती थी। और कहा जाता है, कहा यह जा रहा है, चर्चा में, इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन यह चर्चा अजीत पवार ने जैसा बयान दिया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि हमारे पास भी सबूत है,
और पक्का सबूत, और कहा जा रहा है कि ऐसा सबूत लग गया था अजीत पवार के साथ हाथ में जो किसी को लग नहीं सकता, मिल नहीं सकता। वह सबूत मिल गया था जिसे अस्वीकार ही कोई नहीं कर सकता और डिफेंस नहीं कर सकता। अजीत पवार के उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई टिप्पणी नहीं की थी, यानी कि उस बात को तूल नहीं देना चाहती थी, जिससे अजीत पवार भड़के और भड़क करके वह देश के सामने सबूत रख दे। तो यह इशारा किधर जा रहा है आप दर्शक समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझिए इसे कि किसके खिलाफ हो सकता है। पहला चीज, अजीत पवार के उस बयान के बाद और जो सबूत अजीत पवार के हाथ लगे थे उससे नुकसान किसे होता, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब इसका राजनीतिक पहलू जो था, राजनीतिक पहलू भी बड़ी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक पहलू इसका जो था, अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले अजीत पवार का एक बयान आया था कि हम घर वापसी करेंगे। क्या? हम घर वापसी करेंगे, यानी कि अजीत पवार शरद पवार के साथ आना था, आ रहे थे वह, और शरद पवार के साथ आ रहे थे तो एनसीपी एक हो जाती चाचा भतीजे की। मैंने अजीत पवार की, शरद पवार की बहुत बुराइयां की हैं, आप दर्शकों ने देखा है कि मैंने अपने कार्यक्रम में उनकी कमियों को गिनाया है, लेकिन उनकी अच्छाइयों को भी मैंने बताया है, और आज उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं। चूंकि अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे और उनके लिए बारामती के लिए वह बहुत अहम थे। कहा जाता है कि जो आज हमारे टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी, जो चंद्रपुर से पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग करते हैं, वह ऑलरेडी बारामती पहुंच चुके हैं। और बारामती पहुंचने के बाद संजय तिवारी ने, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी ने जो बातें बताई कि वहां पर लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, वह अपने साथ के लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे, यह जताते ही नहीं थे कि वह डिप्टी सीएम है या सीएम है, किसी इतने बड़े मिनिस्टर हैं, वह बिल्कुल ऐसा नहीं जताते थे। वह अपने साथ के लोगों से जैसा मिलते थे, जैसे बचपन की दोस्ती होती है उस तरह से वह मिलते थे सबसे, इसलिए सबके आंखों में आंसू है। और दूसरी चीज, शरद पवार के उम्र भर की जो कमाई थी, पार्टी बनाई थी एनसीपी, उसे जब अजीत पवार तोड़ ले गए और असली एनसीपी का सिंबल लेकर के चले गए, 35 विधायकों के साथ वह गए थे और सांसद भी गए थे, पार्षद भी गए थे उनके साथ, लेकिन शरद पवार ने दूसरी पार्टी खड़ी कर ली, दूसरी पार्टी बना ली, एनसीपी शरद पवार बना ली, असली एनसीपी अजीत पवार को लेकर के गए, लेकिन अजीत पवार से जब भी मिलना चाहे शरद पवार से, तो शरद पवार ने उन्हें नफरत की नजर से नहीं देखा। एक बाप का फर्ज शरद पवार ने उनके साथ हमेशा निभाया। भले दो एक इंडिया गठबंधन में शरद पवार हैं, वह इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन शरद पवार ने अपना बेटा ही माना, और बेटा को बाप करता है, तो अजीत पवार को शरद पवार ने कभी भतीजा नहीं बल्कि बेटा माना था। यह चीज सत्य है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। यह वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी अजीत पवार वक्त वक्त पर शरद पवार से मिलते थे और शरद पवार उन्हें समय देते थे, मिलते थे, परिवार एक होता था। और शरद पवार से जब इस पर चर्चा होती थी, तो शरद पवार से चर्चा होती थी तो शरद पवार कहते थे, मेरा बेटा है, हमारे पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीति अलग है, राजनीति में हम अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन परिवार में तो हम एक हैं, राजनीति को परिवार में हम नहीं लाएंगे, और नहीं लाया था। यह वजह है कि पूरा परिवार वहां, आंखें जो नम नहीं कहेंगे उसे, आंखें आंसू से समंदर बन गई है। और राजनीति द्वेष जो भी हो अजीत पवार के साथ, किसी की भी हो, लेकिन अजीत पवार से पर्सनल किसी के वैसी दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी अजीत पवार के साथ। यह मैं दावे के साथ आप दर्शकों को कह सकता हूं। जितना अजीत पवार को मैं जानता हूं, या हमारे टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी जो महाराष्ट्र से रिपोर्ट करते हैं, इस वक्त वह बारामती में है, ऐसे में उनका भी कहना कि वह अजीत पवार से बहुत कई बार उनकी मुलाकात हुई है, संजय तिवारी की मिले हैं, और
चंद्रपुर से भी उनकी रिपोर्टिंग एनसीपी अजीत पवार की कर रहे थे। कभी भी यह चीज नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी किसी की हो, इस तरह की कोई वो नहीं आती थी। कोई ऐसी टिप्पणी किसी के ऊपर की हो, विपक्ष के ऊपर भी, ऐसा नहीं है। एक बार जब विधानसभा चुनाव हुआ और वोट चोरी का आरोप लगा, तो अजीत पवार से पहले, विधानसभा के पहले दिन जब विधायक अपनी सदस्यता लेने जा रहे थे विधानसभा के अंदर, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आरोप लग रहा है कि महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन वोट चोरी से जीत करके आई है, विपक्ष के साथ में नाइंसाफी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लगता है तो उन्हें इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इस चीज को लेकर के चुप नहीं बैठना चाहिए। अपने ही खिलाफ विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, वह कह रहे हैं कि चुप नहीं बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करना चाहिए और चुनाव आयोग से सवाल पूछने चाहिए। यह किसने कहा था? अजीत पवार ने कहा था, भाजपा ने नहीं कहा था, अजीत पवार ने कहा था। और महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन चुनाव आयोग है कि सुनता नहीं। तो अजीत पवार को लेकर के यह सम्मान लगातार रहा। अब महत्वपूर्ण यह हुआ कि अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलने वाले थे, दोनों परिवार एक होने वाला था। फिर दो एनसीपी जो टूटी थी वह एक होनी थी, और एक होने के बाद में उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला था। और दूसरी चीज, शरद पवार फ्री माइंडेड, और शरद पवार जो एकनाथ शिंदे टूट करके उद्धव ठाकरे सरकार गिरा करके आए थे, शरद पवार एकनाथ शिंदे को घर वापसी कराने वाले थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मेयर तो छोड़िए बीएमसी का, मगर एकनाथ शिंदे को वो बना ही नहीं सकती थी। विधानसभा की सरकार भी, देवेंद्र फडणवीस सरकार गिरने वाली थी, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे निकलने के बाद में 100 विधायक अलग हो जाते, सरकार तुरंत गिर जाती, और गिरने का मतलब है कि 8 सांसद कम हो जाते। अब अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार के साथ मिल जाएगी या आधा टूट करके बिखर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें भी अपना पूरा प्रयास करेगी कि उनके लोग इतने टूट के कम से कम आ जाए कि उसकी सत्ता बरकरार रहे, या तो भरपूर प्रयास करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भाजपा वालों को कोई शर्म हया तो है नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक परिवार आज उजड़ गया जिसे लोग बहुत प्यार करते थे, उस शख्स का नाम अजीत पवार था। लेकिन अभी भी इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है महाराष्ट्र हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस हादसे में कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। लेकिन यह जांच का विषय है, महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कर रहा था, ऐसी घटना क्यों घटी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दिल नहीं मान रहा है कि यह एक हादसा है, दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा कि यह एक हादसा है। कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस सबूत की बात अजीत पवार कह रहे थे वह सीधे केंद्र से जुड़ी हुई थी। और अगर यह हादसा नहीं साजिश है, तो आप दर्शक इस बात को लिख लीजिए कि देश बहुत बड़े संकट में है। फिर इस देश का एक एक शख्स संकट में है, और विपक्ष के साथ यह सरकार उसके सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रही है। अब आप दर्शकों को एक वाकया और हमको बोलना बहुत जरूरी हो जाएगा, अगर न बोलूं तो नाइंसाफी होगी और पत्रकारिता का जीवन व्यर्थ होगा न बोलूं तो, इसलिए मैं जरूर बोलना चाहूंगा जो भी हो परिणाम। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भी जो साजिश यह सरकार कर रही है, सुरक्षा से, ब्रिटेन गए हुए थे राहुल गांधी, तो वहां तक खुफिया तस्वीरें, इनकी सेपरेट तस्वीरें आ रही थी। राहुल गांधी के सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, बाकी विपक्ष के और भी जो नेता हैं, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यह सरकार तो कर रही है। सुरक्षाएं कम करती जा रही है। अभी हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव की सुरक्षा को हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से क्यों हटा लिया जा रहा है? अब ऐसे में
कुछ तो गड़बड़ है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं है। अजीत पवार को लेकर के कोई भी मानने को, इस बात को किसी की दिल गवाही नहीं दे रहा है कि यह इसे एक हादसा मान ले। और कोई भी एक कार्यकर्ता नहीं मान रहा है कि यह एक हादसा है। हादसा एक अलग तस्वीर दिखाता है, लेकिन साजिश की बू बहुत आती है, महक आता है। वह एक अलग तस्वीर दिखाता है। और राजनीति में सबूत किसी के पास हो और किसी के काला चेहरा सामने वाला आने वाला हो, तो ऐसे में राजनीति में अभी तक तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन 14 के बाद जो हालात हो गए हैं देश के अंदर और जो साजिशें रची जा रही हैं, वह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। और मैं आखिरी में फिर यही कहूंगा कि अगर यह साजिश है तो फिर आने वाला वक्त देश के लिए संकट होगा। अब दूसरा पहलू इसका समझ लीजिए। अजीत पवार एक होने वाले थे, यानी कि 45 विधायक, एक सांसद इनके अलग होते रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। एकनाथ शिंदे के ऊपर जिस तरह से प्रेशर अमित शाह दे रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, और एकनाथ शिंदे तैयार नहीं थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ना इनके लिए नामुमकिन हो रहा है। और जब नामुमकिन हो रहा है इनकी पार्टी को तोड़ना, तो ऐसे में अजीत पवार घर वापसी करने की बात कर रहे हैं, तो घर वापसी कर देंगे तो सरकार गिर जाती है। अब एकनाथ शिंदे को महत्व दिया जाएगा या अजीत पवार के पार्टी को तोड़ा जाएगा? आप दर्शक ध्यान रखिएगा और लिख लीजिए। अगर अजीत पवार के पार्टी को तोड़कर और विधायकों को भाजपा अपने पास लाती है सरकार बचाने के लिए, तो समझ जाइएगा आप दर्शक, एकनाथ शिंदे को दरकिनार करेगी। और फिर यह समझ जाइएगा अजीत पवार का यह हादसा नहीं, साजिश है। क्योंकि वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सोचिए कि जो हिंदुत्व का चोला पहन करके चलता है, साधु संतों की बात करता है, खुद सबसे बड़ा संत बन जाता है, वह शंकराचार्य पर से सर्टिफिकेट मांगता है। और आज इस सरकार के खिलाफ हर कोई सड़क पर है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है और इस सरकार के लिए एक नई चुनौती आ सकती है। अभी तो आंखें नम है सबकी, अभी तो आखिरी दर्शन हो रहे हैं अजीत पवार के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जितने लोग 5-6 लोग उसमें के साथ यह घटना घटी है, उसे भगवान उन लोगों के आत्मा को शांति दे। लेकिन अजीत पवार का यह जो मामला है, इस पर महाराष्ट्र चुप नहीं बैठेगा, युवा चुप नहीं बैठेगा और लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अजीत पवार का वैसा रिकॉर्ड था ही नहीं। यह सारे रिकॉर्ड दिल्ली से जुड़ते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चा लोग करने लगे हैं, तो फिर एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आ गई है कि जो चिंता में डाल रही है। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है, इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि एक एक व्यक्ति तक यह खबर पहुंचे और पहुंचाइए। बोल बोल कर अपने दोस्तों से इस खबर को शेयर करवाइए। आप चैनल को आज सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन खबरें लोगों तक पहुंचाइए।